हाइफा में लगातार सायरन बज रहे हैं और सुबह 5:15 5:30 बजे का समय। मेरे पीछे आपको कहीं भी कोई भी नज़र नहीं आएगा और लगातार सायरन से गूंजने लग गया है आसमान के कि अगर कोई मिसाइल इंटरसेप्ट होती है तो वो भी दिखाई जा सके, क्योंकि हाइफा में जैसे ही, और ये देखिए ये है हिजबुल्लाह की मिसाइल जो न्यूज़ नेशन के कैमरे पे कैद होती हुई नज़र आ रही है। मेरे ठीक ऊपर से लगभग 200 मीटर दूर से ये मिसाइल जा रही है और आसमान में खो चुकी है और ये शायद ज़मीन पे गिर जाएगी। ये ज़मीन पे गिरने वाली है। किसी भी पल धमाका नज़र आ सकता है। ऐसा लगा नहीं था कि इंटरसेप्ट हुई है। ओह, और ये जमीन पर गिर गई है। ये वो मिसाइल थी जो मेरे ऊपर से गिरी और लगभग कुछ बिल्डिंग ब्लॉक के बाद जमीन पे गिरती हुई नजर आ रही है। और एक और मिसाइल आसमान से इसी तरीके से चल रही है। तो ये मिसाइल इंटरसेप्ट नहीं हो पाई। हाइफा में इस वक्त मैं मौजूद हूँ, मिसाइल इंटरसेप्ट नहीं हो पाई है, ज़मीन पर धमाका हुआ है। तो ये हालात इस वक्त के नज़र आ रहे हैं जब हम हाइफा शहर की बात करते हैं कि चंद पल पहले जहां मैं मौजूद हूं, यहां से चंद बिल्डिंग ब्लॉक्स की दूरी पर सुबह 5:15 बजे मिसाइल हमला, रॉकेट हमला हिजबुल्लाह से, और वो इंटरसेप्ट नहीं हो पाई है। कुछ बिल्डिंग ब्लॉक्स दूर जाकर के मिसाइल गिर चुकी है। तो ये है इस वक्त नॉर्थ इज़राइल, उत्तरी इज़राइल में हाइफा के हालात, जहां महज 40 सेकंड का समय मिलता है और तब मेरी कोशिश रहती है कि मैं बंकर के अंदर नहीं बल्कि सड़क पे मौजूद रहूं और ग्राउंड रिपोर्ट सटीक तरीके से दिखा सकूं कि कैसे हवा में जो इस बार मिसाइल थी वो इंटरसेप्ट नहीं हो पाई और गिरी है। कोशिश रहेगी कुछ ही देर में वो ग्राउंड रिपोर्ट भी दिखाऊं जहां ये ब्लास्ट हुआ है, क्योंकि लगता नहीं है कि 1 किलोमीटर से ज़्यादा की दूरी रही होगी। तो ये है इस वक्त हाइफा के हालात। राहुल डबास की हाइफा से ग्राउंड रिपोर्ट। और मिसाइलों का अलर्ट शुरू हो गया है। लगातार जो अलर्ट है वो आ रहा है और इस वक्त मैं हाइफा में ही मौजूद हूँ। सायरन लगातार बज रहे हैं और मेरी कोशिश इस तरीके से रहती है कि आसमान को स्कैन कर सकूं। देखिए आसमान को स्कैन करने की कोशिश, क्योंकि इससे पहले भी कई बार इसी तरीके से प्रोजेक्टाइल न्यूज़ नेशन के कैमरे में रिकॉर्ड हुए थे। हाइफा का आसमान, बजते हुए सायरन, लेकिन फ़िलहाल ऐसा लगता है कि जो ट्रेजेक्ट्री है वो कम से कम मेरे आसपास से नज़र नहीं आ रही। हालांकि इलाका पूरी तरीके से खाली हो चुका है। तो आज सुबह से ये तीसरी बार है जब मिसाइल हमलों के अलर्ट से दहलता हुआ हाइफा शहर नज़र आ रहा है। तीसरी बार देखिए मेरे पीछे कोई भी आपको मुंह, और धमाका, इसी की हम बात कर रहे थे और ये बेहद पास में हुआ है। दोबारा मेरी कोशिश रहेगी आसमान को स्कैन करने की। और ये सुबह से तीसरी बार सायरन और दूसरी बार धमाका। ये हालात है इस वक्त। अगर हम हाइफा शहर की बात करते हैं, चारों तरफ सुनसान सड़कें, मेरे अलावा शायद ही आपको कोई और इस वक्त नज़र आए। एयर सायरन का अलर्ट, और उस दौरान इन सुनसान सड़कों के बीच में से न्यूज़ नेशन की एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट कि कैसे हाइफा को एक के बाद एक लगातार दहलाने की कोशिश जारी है। कभी इजराइल के ऊपर हमला हो रहा है हिजबुल्लाह की तरफ से और कभी निशाना बनाया जा रहा है हाइफा को सीधे तौर पर ईरान की तरफ से। तो दोहरे हमले के बीच में, टेंसर अटैक के बीच में पिसता हुआ इस वक्त हमें हाइफा शहर सुनसान
और सन्नाटे में नजर आ रहा है, और जो सन्नाटे को चीरती है वो है धमाके की आवाज। युद्ध के दौरान इस वॉर के बीच आपको एक ऐसा दृश्य दिखा रहे हैं जिसे देखकर आप समझिए कि किस तरह से युद्ध अपनी जगह है और ज़िंदगी अपनी जगह चलती है। ये तमाम लोग जो हमारे ठीक पीछे आप देख रहे हैं, तकरीबन 20 से 21 लोग हैं। ये लोग अभी अभी यहाँ पर पहुँचे हैं और यहाँ अपने कर्म क्षेत्र में पहुँचे हैं। जी हाँ, युद्ध के दौरान भी अपने काम काज पर इनकी वापसी हुई है और ये भारत से आने वाले लोग हैं, तकरीबन 2 दर्जन की संख्या में आने वाले लोग हैं। किस तरह से पहुँचे हैं जरा इनसे जानते हैं। फ्लाइट्स तो बंद है यहाँ, कैसे आप पहुँची? Actually, when I went, can I speak in English? मिक्स हिंदी इंग्लिश। हाँ ठीक है, मैं छुट्टी गई थी। 28 को शुरू हो गए ना लड़ाई में, 3 को छुट्टी गई थी और वापसी आते वक्त फ्लाइट सारे बंद थे, तो यहाँ पे सारे एयरपोर्ट वगैरह सब सारी चीज़ बंद है ना। तो किस कंट्री के रास्ते आई हैं आप? तो मैं जॉर्डन से आई हूँ। तो सदगुरु जो एजेंसी है, उन लोगों ने वो हमारी IGC पे डाल दिया था कि जिसको आना है, जिसको छुट्टी वापस आना है काम पे, तो वो लोग। आप मुंबई से जॉर्डन आई और जॉर्डन से फिर तेल अवीव आई हैं? Yeah, I came to Mumbai first, from Bagdogra to Mumbai, then Mumbai after that I यहाँ इस वक्त वॉर है, युद्ध चल रहा है। इस बीच आप इंडिया से वापस आई हैं, लोग यहाँ से भाग रहे हैं, आप वापस आ रही हैं। नहीं, लोग क्यों भागेंगे यहाँ से? इंडिया के चैनल वगैरह तो दिखाते हैं ना यहाँ पे लड़ाई हो रही है। क्या कुछ भी तो नहीं हो रहा है लड़ाई, लेकिन यहाँ पे बहुत सेफ्टी है। आपका बंकर वगैरह है, वैसे भी आपके एम्प्लॉयर के साथ ही रहना है ना, तो वहाँ पे घर वगैरह सारे सेफ्टी होता है और आपको मैसेज आ जाता है 5 मिनट पहले, 10 मिनट पहले मैसेज आ जाती है, उसके बाद में आप भाग सकते हो। तो आपके घर वालों ने नहीं रोका? इतना वॉर चल रहा है, इतने लोग मर रहे हैं, इतना कुछ हो रहा है और इस जगह पे आप वापस जा रहे हो काम के लिए, काम छोड़ दो, मत जाओ। नहीं, ऐसे कुछ नहीं, क्योंकि घर वाले को पता है, हम लोग यहाँ का सिस्टम वगैरह सारी कुछ बताते हैं ना, ऐसा कुछ नहीं होता। न्यूज़ देख के वो लोग भी डर जाता है कि मत जाओ क्या ऐसे करके, लेकिन ये सब कुछ नहीं है। न्यूज़ पे जो दिखाता है वो सब कुछ नहीं होता ना। मुझे लगता है मैंने आपको रोक लिया है, सब वहाँ पर अपने अपने ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। अच्छा, आपको रोक लिया है। नहीं, तो जरा देखिए किस तरह से यहाँ पर तमाम लोग आने के साथ जो हैं, चूँकि आते ही अपने अपने प्लेट्स को ले चुके हैं। जाहिर तौर पे सबको भूख लगी हुई है, सब खाना चाहते हैं और इस तरह से यहाँ पर आप देखिए तमाम लोग जो हैं वो इंगेज होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इनके लगे सामान यहाँ पर हैं, जबकि खान पान के लिए लोग यहाँ जा चुके हैं। तो जाहिर तौर पर आप देखिए कि युद्ध अपनी जगह है, लेकिन यहाँ पर काम करने वाले लोगों का कॉन्फिडेंस अपनी जगह है। ये लोग ऐसे थे जो कि इंडिया की तरफ गए हुए थे छुट्टियों में या तमाम अलग कारणों से, लेकिन वॉर शुरू होने के बाद ये फंस गए। लेकिन अब इंतज़ार करते करते जब तेल अवीव से फ़्लाइट डायरेक्ट नहीं शुरू हुई तो जॉर्डन के रास्ते आए हैं काम करने के लिए। पहली ऐसी खेप है भारत से आने वाली जो कि यहाँ तेल अवीव पहुँची है। ज़्यादातर केयर गिवर हैं जो कि यहाँ पर बुज़ुर्ग लोगों को, यहाँ पर जो एल्डरली पॉपुलेशन है उनको ये लोग सर्विसेज देते हैं, उनकी सेवा करते हैं। और इस युद्ध के भीषण हम कहें कि माहौल में भी भारत से वापस आकर अपने काम को ज्वाइन करने के लिए तैयार लोग हैं जो यहाँ हमें दिखाई दे रहे हैं। तेल अवीव से मधुरेंद्र कुमार। त्योहारों के मद्देनजर मुख्यमंत्री ने कल एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक की जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई। उस बैठक में प्रदेश के सभी पुलिस कप्तान, सभी जिलाधिकारी, जो तमाम मंडलायुक्त हैं उस बैठक में शामिल हुए। दरअसल उस बैठक में मुख्यमंत्री की तरफ से साफ तौर पर निर्देशित किया गया कि त्योहार की आड़ में कोई भी शांति भंग ना कर सके, इसका पूरा ख्याल रखा जाए। वहीं चैत्र नवरात्र को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री ने सभी अधिकारियों को निर्देशित किया कि जो प्रमुख शक्तिपीठ है उत्तर प्रदेश के या जो तमाम मंदिर हैं वहां पर सुरक्षा के साथ साथ साफ सफाई का उचित प्रबंध होना चाहिए। इसके अलावा सभी जो भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं वहां पर एंटी रोमियो स्क्वाड की भी तैनाती होनी चाहिए। साथ ही में ईद को लेकर भी मुख्यमंत्री ने कहा कि ईद का जो त्यौहार है वो भी सकुशल संपन्न हो, इसके लिए जो पूरा प्रशासनिक अमला है अभी से तैयारियों में जुट जाए। देखा जाए तो त्योहारों को लेकर लगातार मुख्यमंत्री सचेत रहते हैं। खास तौर पर अगर हम बात करें तो जो बड़े त्यौहार हैं उसको लेकर मुख्यमंत्री अक्सर मीटिंग्स लेते हैं और अधिकारियों को निर्देशित करते हैं। वैसे में नवरात्र और ईद को लेकर मुख्यमंत्री की ये बैठक काफ़ी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। वीडियो जर्नलिस्ट सैफुल हसन के साथ अविनाश सिंह, न्यूज स्टेट लखनऊ। नोएडा के सेक्टर 150 में इंजीनियर युवराज मेहता की मौत के मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने नोएडा प्राधिकरण, SDRF, NDRF और फायर ब्रिगेड के जो भी हलफनामे दाखिल किए गए थे उस पर संतोष व्यक्त नहीं किया है। कोर्ट ने सीधे तौर पर प्राधिकरण से पूछा है कि जो नोटिस बिल्डर को इस बेसमेंट में भरे पानी को निकालने के लिए दिया गया था उसके बाद प्राधिकरण के अधिकारियों ने क्या कदम उठाए, इस बात को भी अपने हलफनामे में शामिल करें। साथ ही राहत और बचाव के लिए पुलिस, फायर ब्रिगेड
ब्रिगेड और एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम जो मौके पर पहुंची थी उनका नेतृत्व कौन कर रहा था उसके बारे में जानकारी मांगी गई है। साथ ही लाइव उसका जो वीडियो सामने आया था जिस वक्त युवराज मेहता अपने आप को बचाने के लिए मोबाइल की टॉर्च दिखा रहा था, उस वक्त किस तरीके के कदम उठाए गए और रेस्पॉन्स टाइम क्या रहा। कई बिंदुओं पर कोर्ट ने जवाब मांगा। इस पूरे मामले में अब 20 मार्च को सुनवाई होगी। पिछली सुनवाई के दौरान इस याचिका पर नोएडा प्राधिकरण, दमकल विभाग, नोएडा पुलिस, जिला प्रशासन सहित एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के तमाम विभागों से जवाब दाखिल करने की मांग की गई थी। इस पूरे मामले में याचिकाकर्ता द्वारा कोर्ट से ये अपील की गई थी कि नोएडा और ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के दायरे में कितने ऐसे बेसमेंट हैं जो जानलेवा हैं, जो खुले नाले हैं, उसको लेकर किस तरीके के कदम उठाए जा रहे हैं, इसको लेकर याचिकाकर्ता द्वारा कोर्ट में इस याचिका को दाखिल किया गया था। फिलहाल अब देखना होगा 20 मार्च को होने वाली सुनवाई में हाई कोर्ट किस तरीके का रुख अपनाता है। इस पूरे मामले को लेकर मुख्यमंत्री भी सख्त थे। एसआईटी का गठन किया गया और एसआईटी की जांच रिपोर्ट के बाद कुछ एक अधिकारियों पर कार्रवाई जरूर हुई है। दूसरी तरफ युवराज मेहता के अगर पिता की बात की जाए तो वो अब विदेश में अपनी बेटी के साथ सेटल हो चुके हैं। वीडियो जर्नलिस्ट कुलदीप बालियान के साथ अमित चौधरी, न्यूज स्टेट नोएडा। अमेठी से जो तस्वीर सामने आ रही है वो सिस्टम पर गंभीर सवाल खड़े करती है। एक तरफ पूरे प्रदेश में लोग गैस सिलेंडर के लिए लंबी लाइनों में खड़े हैं, भीषण गर्मी में घंटों इंतजार कर रहे हैं और कई जगहों पर घरेलू सिलेंडर की किल्लत साफ दिखाई दे रही है। वहीं दूसरी तरफ अमेठी में खुलेआम नियमों की धज्जियां उड़ती हुई नजर आ रही हैं। छोटे छोटे ठेले और दुकानों पर धड़ल्ले से घरेलू और कमर्शियल सिलेंडर का इस्तेमाल हो रहा है। सवाल ये है कि जब आम आदमी को समय पर सिलेंडर नहीं मिल पा रहा है तो ये सिलेंडर आखिर बाजार में कैसे पहुंच रहा है। क्या अमेठी में गैस सिलेंडर की कालाबाजारी हो रही है और क्या जिम्मेदार अधिकारियों की नज़र इस पर नहीं है या फिर सब कुछ उनकी जानकारी में हो रहा है। इस समय हम रामलीला मैदान में मौजूद हैं। आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि एक ठेला लगा हुआ है जिसमें साफ तौर पर देख सकते हैं कि घरेलू गैस सिलेंडर यूज हो रहा है जो कि पूरे तरीके से बैन है। किसी भी ठेले पर कमर्शियल सिलेंडर यूज करने के लिए कहा गया है, लेकिन जो घरेलू सिलेंडर के लिए त्राही मची हुई है वही सिलेंडर यहाँ पर यूज किया जा रहा है। क्या नाम भाई साहब आपका? अब्दुल्ला जी, कितने में सिलेंडर मिल रहा है ये? पता नहीं, हम तो काम करते हैं यहाँ पे। अरे तो काम तो आप करते हैं तो ले आते होंगे ना। हमको नहीं पता, ये दुकानदार जानते हैं भाई, हमको नहीं पता। और भी आप देख सकते हैं उधर भी सिलेंडर यूज हो रहा है, कमर्शियल सिलेंडर है जो कि पूरी तरीके से बैन हो गया है। क्या नाम है भाई साहब आपका? क्या नाम है? अरुण कुमार। अरुण, सिलेंडर कहाँ से मिल रहा है? कमर्शियल तो बैन हो गया है। कमर्शियल बैन हो आज 15 दिन पहले ही हम गैस लिए थे, वही बच्चा को जला देते हम घर में खाना बनाते हैं। नहीं, हमारे कहने का मतलब सुबह 9 बजे आपकी दुकान खुल जाती है 10 बजे और शाम को 9 बजे तक 12 घंटे। नहीं, 12 घंटे नहीं जलाते, भट्टी बंद कर करके चलाते हैं क्योंकि हमारे बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं। कितना भी यूज करेंगी, एक दिन में 8 घंटे तो यूज करती ही है सिलेंडर। नहीं, 6 घंटे बहुत है। मिडिल ईस्ट में चल रहे वार की वजह से कानपुर में भी गैस का संकट देखने को मिला है। दरअसल गैस एजेंसीज में लंबी लाइनें लग रही हैं और लोगों को समय से गैस नहीं मिल पा रही है। लेकिन प्रशासन का दावा ये है कि ये स्थिति कानपुर में पैनिक की वजह से है। रसोई घरेलू गैस की कोई भी किल्लत नहीं है। उन्होंने पिछले साल का आंकड़ा बताते हुए कहा कि जिस वक्त 1,60,000 सिलेंडर वितरित किए जाते थे उस वक्त में 1,68,000 सिलेंडर वितरित किए जा रहे हैं। उसके बाद भी लोगों की लाइनें लग रही, जो ये बताता है कि लोग पैनिक में अधिक बुकिंग करा रहे हैं। यही वजह है कि जो साइट्स हैं वो फेल हो जा रही हैं और लोगों को लाइन में लग करके अपना सिलेंडर लेना पड़ रहा है। लेकिन तमाम लोगों को सिलेंडर मिल भी नहीं पा रहा। दरअसल किल्लत जो है वो घरेलू गैस की ना होकर के कमर्शियल गैस की बताई जा रही है और घरेलू गैस का इस्तेमाल कमर्शियल के रूप में भी किया जा रहा है, जो संकट को बढ़ाने वाला है। तमाम लोगों को ऐसा लगता है कि युद्ध अगर लंबा खिंचा तो गैस सिलेंडर की किल्लत हो सकती है। यही वजह है कि वो पैनिक में भी बुकिंग करा रहे हैं, जिसकी वजह से एक कृत्रिम संकट पैदा हो गया है। प्रशासनिक अधिकारियों का कहना यह है कि वो लगातार निगरानी कर रहे हैं, कालाबाजारी करने वालों
के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। गैस रिफिलिंग करने वालों पर कार्रवाई की जा रही है। अभी तक कानपुर में 3 FIR दर्ज की जा चुकी है। इसके अलावा एक एजेंसी संचालक पर भी कार्रवाई के संकेत मिल रहे हैं। दरअसल वहां पर जांच के दौरान तमाम अनियमितताएं पाई गई और ये पाया गया कि उपभोक्ताओं को समय से सिलेंडर वितरित नहीं किया जा रहा है और पूछताछ करने के लिए जो टीम मौके पर पहुंची थी उसके साथ भी जांच में सहयोग नहीं किया गया। ऐसे में पुष्पा गैस एजेंसी के खिलाफ कार्रवाई के लिए डीएम ने अधिकारियों को पत्र लिखा है। अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों में लोगों को आशंकाएं हैं एलपीजी सप्लाई को लेकर, तो उसके कारण से लोग ज़्यादा बुकिंग करा रहे हैं। परंतु ये फैक्ट है कि अगर 11 मार्च से 17 मार्च के बीच में देखें हम लोग, तो हम लोगों ने 1,68,000 सिलेंडर डिलीवर किए हैं और पिछले वर्ष 2025 में अगर 11 मार्च 17 मार्च देखें तो 1,62,000 सिलेंडर ही डिलीवर हुए थे। तो आप देख सकते हैं कि 7 दिनों में 7,000 अधिक डिलीवरी है इस क्राइसिस टाइम में या जो अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों में जो स्थितियां हैं। तो डोमेस्टिक गैस सिलेंडर में कोई दिक्कत नहीं है। शासन ने जो प्राथमिकताएं तय करी ऑयल कंपनियों ने, उसमें डोमेस्टिक सप्लाई को कोई समस्या नहीं आ रही है। वीडियो जर्नलिस्ट शांति तिवारी, न्यूज़ स्टेट कानपुर। ग्रेटर नोएडा के जेवर में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की झलक हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। एयरपोर्ट को आधुनिक बनाने के साथ साथ इसको सांस्कृतिक विरासतों से जोड़ा गया है। गंगा के घाट की जो सीढ़ियां हैं उसकी झलक आपको दिखाई देगी। उसके अलावा मंदिरों की झलक यहाँ पर दिखाई देगी, काशी की झलक यहाँ पर दिखाई देगी। और आधुनिकता की बात की जाए या क्षमता की बात की जाए तो पहले फेज में जो टर्मिनल बनाया गया है इसकी क्षमता 3 करोड़ यात्री सालाना है। यानी 4 फेज में जब एयरपोर्ट बनकर तैयार होगा तो एशिया का सबसे बड़ा और सबसे आधुनिक एयरपोर्ट नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट होगा। यहाँ पर यात्रियों के बैठने के लिए जो लॉन्च बनाए गए हैं उसमें भी हाईटेक सुविधा दी गई है। अगर कोई शांति में रहना चाहता है, शोर शराबे से दूर रहना चाहता है तो उसके लिए भी व्यवस्था है। बुजुर्गों, बच्चों और सभी वर्ग के लोगों को एयरपोर्ट पर आने के बाद उनका विशेष ध्यान रखने वाली टेक्नोलॉजी यहाँ पर लगाई गई है। अगर एंट्री गेट की बात की जाए तो वहाँ पर आपको गंगा घाट की सीढ़ियों का फील होगा। साथ ही रनवे तक जाने के लिए 8 गेट बनाए गए हैं और जो काउंटर पर जब यात्री एयरपोर्ट पर एंट्री करेंगे तो उनका फेस स्कैन होने पर दरवाजे खुल जाएंगे। यानी जो लोग हैं एयरपोर्ट पर तैनाती के उसकी जगह मशीनों से भी काम लिया गया है। और एयरपोर्ट की आधुनिकता के साथ साथ उत्तर प्रदेश की झलक यहाँ पर दिखाई देगी। फिलहाल एयरपोर्ट के उद्घाटन के लिए तमाम तैयारियां पूरी हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल होंगे, उड्डयन मंत्री उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल होंगे और स्थानीय जनप्रतिनिधि भी यहाँ पर होंगे। तकरीबन 1.5 लाख लोगों को आमंत्रित किया गया है इस ऐतिहासिक क्षण के लिए। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिहाज से एक बड़ी सौगात के तौर पर नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट फिलहाल बनकर तैयार हो गया है। और एयरपोर्ट बनने के साथ साथ इस इलाके में निवेश के लिए भी देशी और विदेशी तमाम कंपनियां यहाँ पर निवेश कर रही हैं और फिल्म सिटी का निर्माण यहाँ पर किया जा रहा है। तो जेवर इलाके की अगर बात की जाए तो एयरपोर्ट के बनने से यहाँ जहाँ रोजगार के अवसर डेवलप होंगे, वहीं निवेश को लेकर भी तमाम बड़ी बड़ी कंपनियां काफ़ी दिलचस्पी दिखा रही हैं। वीडियो जर्नलिस्ट कुलदीप बालियान के साथ अमित चौधरी, न्यूज़ स्टेट ग्रेटर नोएडा। गाजियाबाद के कविनगर थाना क्षेत्र में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। दरअसल महागुणपुरम सोसाइटी के अंदर 13वीं मंजिल से कूदकर एक शख्स ने खुदकुशी कर ली। तस्वीरें आप देखेंगे तो ये वो जगह है जहां से जो शख्स है ऊपर से नीचे कूदता है। लिफ्ट के बराबर में जो एरिया है वहाँ से नीचे कूद जाता है और इसको तोड़ते हुए, जाली को तोड़ते हुए नीचे आकर गिरता है और यहाँ पर ब्लड भी पड़ा हुआ है। इसके अलावा जो फ्लैट था, ग्राउंड फ्लोर पर वो रह रहा था। अगर हम बात करें फ्लैट की तो ये फ्लैट आप देख सकते हैं जिसका गेट आप देख रहे हैं। फॉरेंसिक टीम अभी यहाँ से गई है। उनकी माताजी 70 साल वो भी फ्लैट के अंदर मृत अवस्था में पाई गई हैं, जिससे कई सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। हालांकि जिस शख्स ने खुदकुशी की है यानी कि 13वीं मंजिल से छलांग लगाई है उसका नाम राजवीर बताया जा रहा है, जबकि उनकी माता का नाम सतनाम कौर बताया जा रहा है, जो कि घर के अंदर कमरे के अंदर मृत अवस्था में मिली है। और उसके बाद राजवीर का इस तरह से 13वीं मंजिल से नीचे कूदना ये भी अपने आप में सवाल खड़े कर रहा है। पुलिस ने जो अभी तक जानकारी साझा की है उसके अनुसार राजवीर अपनी माता के साथ यहाँ रहते थे। उनकी पत्नी गौर सिटी 2 के अंदर रहती हैं। उनका एक बेटा भी है, 12 साल का बच्चा है। उनकी पत्नी भी यहाँ पर पहुँची हैं। जब ये घटना हुई उस वक्त राजवीर यहीं पर फ्लैट पर मौजूद थे और उसके बाद तकरीबन 1 बजे
राजवीर 13वीं मंजिल पर जाते हैं और वहाँ से नीचे कूद जाते हैं। इस जगह को आप देख सकते हैं, यहीं से राजवीर नीचे कूदते हैं और यहाँ आकर वो इस जाल को तोड़ते हुए वो नीचे गिरते हैं और गिरने के बाद उन्हें ले जाया जाता है अस्पताल, जहां पर डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया है। इस घटना के बाद से सोसाइटी के लोगों के अंदर भी एक डर का माहौल है और एक सवाल भी है कि आखिरकार राजवीर ने ऐसा क्यों किया। फॉरेंसिक टीम ने तमाम साक्ष्य यहां से संकलन किए हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं, फॉरेंसिक टीम यहां पर मौजूद है और अभी भी यहाँ पर तमाम चीज़ें जो हैं वो संकलित की जा रही हैं। कुल मिलाकर देखा जाए इस घटना ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। हालांकि दोनों की जो बॉडी है अब उनको पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। उनकी जो माता सतनाम, जिनका नाम बताया गया है, उनकी मौत की वजह भी स्पष्ट अभी नहीं हो पाई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि सतनाम कौर की मौत, जो कि 70 वर्षीय थी, उनकी किस तरह से हुई और क्या कोई डिप्रेशन का माहौल था, क्या आपस में फैमिली डिस्प्यूट था जिसके चलते राजवीर ने ये कदम उठाया। वीडियो जर्नलिस्ट यश शर्मा के साथ हिमांशु शर्मा, न्यूज़ स्टेट, गाजियाबाद। जबरदस्त सफलता के बाद धुरंधर 2 भी रिलीज होते ही पर्दे पर छा गई है। इस फिल्म में जहां एक तरफ नोटबंदी, दाऊद इब्राहिम और पाकिस्तानी अंडरवर्ल्ड के कनेक्शन को दिखाया गया है, तो दूसरी तरफ इस फिल्म में एक चौंकाने वाला कैरेक्टर है और वो कैरेक्टर है उत्तर प्रदेश के बाहुबली माफिया डॉन अतीक अहमद का, जिसका नाम इस फिल्म में आतिफ अहमद है। देखा जाए तो ये फिल्म रिलीज हो चुकी है और इस फिल्म में जिस तरीके से अलग अलग कैरेक्टर दिखाए गए हैं, उसमें आतिफ अहमद का जो कैरेक्टर है, जिसे अतीक अहमद का कैरेक्टर माना जा रहा है, दिखाया गया है कि वो किस तरीके से पाकिस्तान से आए नकली नोट के खेप को उत्तर प्रदेश में खपाने की फिराक में था, लेकिन उससे पहले ही वो मारा गया। फिल्म में ये भी दिखाने की कोशिश की गई है कि अतीक अहमद ISI और आतंकी संगठन लश्कर तैयबा की मदद से उत्तर प्रदेश में एक बड़ी साजिश में लगा हुआ था। देखा जाए तो इस फिल्म के रिलीज के बाद इस पर सियासत भी शुरू हो गई है, जहां एक तरफ विपक्षी पार्टियां इस फिल्म को प्रोपेगेंडा फिल्म करार दे रही हैं, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी का ये कहना है कि फिल्में समाज का आईना होती हैं, वैसे में फिल्म में कुछ गलत नहीं दिखाया गया है। वीडियो जर्नलिस्ट सफल के साथ अविनाश सिंह, न्यूज़ स्टेट, लखनऊ। वाराणसी नगर निगम मार्च के महीने में काशीवासियों को 72 करोड़ की छूट देने जा रहा है। दरअसल ये छूट गृह कर, सीवर कर और जल कर को लेकर के है। वाराणसी नगर निगम का कहना है कि जो भी व्यक्ति इस महीने की 31 मार्च तक अपने सारे टैक्स को जमा करेगा, उसे लगभग 50 से 60% तक की छूट मिलेगी। नगर निगम का ये भी दावा है कि लगभग 400 करोड़ रुपए वसूले जाने हैं पूरे टैक्सेस को मिला करके, और इनमें 72 करोड़ की छूट काशीवासियों को नगर निगम देने जा रहा है, जो अब तक के इतिहास में सबसे बड़ी छूट है। और उत्तर प्रदेश में जितने भी नगर निगम है, उन सभी नगर निगम में वाराणसी नगर निगम ये सबसे बड़ी छूट प्रदान कर रहा है। यानी कि सीधा सीधा संदेश है नगरवासियों को कि जल्द से जल्द अपने सारे टैक्स को जमा करें और भारी भरकम छूट पाए। नगर निगम का ये भी कहना है कि मार्च तक जो टैक्स जमा नहीं होंगे और जो बड़े बकायेदार होंगे, उनके खिलाफ अप्रैल के महीने से कुर्की तक की कार्रवाई भी की जाएगी। यानी कि नगर निगम पैसे वसूलने के लिए अब अपने टैक्सों की कुर्की तक की कार्रवाई करेगा, पर उससे पहले एक सौगात के रूप में एक बड़ी छूट नगरवासियों को देने जा रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट शिवम मिश्रा के साथ सुशांत मुखर्जी, न्यूज़ स्टेट, वाराणसी। दिल्ली के पालम में कल एक इमारत में आग लग गई थी। आग इतनी ज़्यादा भयंकर थी कि एक ही परिवार के 9 सदस्यों की इस आग में झुलसकर मौत हो गई, जिसमें 3 बच्चे भी शामिल थे। इस घटना के बाद कई नेताओं ने इस पर दुख जताया। आपको बताएं कि आज परिवार के सदस्यों से मिलने के लिए और शोक सम्मेलन में शामिल होने के लिए कई अलग अलग पार्टी के नेता वहाँ पर पहुँचे हुए थे, जहाँ पर आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज भी वहाँ पहुँचे थे, जहाँ उनकी वहाँ के स्थानीय विधायक कुलदीप सोलंकी के साथ जो है वो झड़प हो गई। बहस इतनी ज़्यादा बढ़ गई और मामला इतना ज़्यादा गर्मा गया कि पुलिस को बुलाना पड़ा और धीरे धीरे मामला को शांत कराया गया। आपको बताएं कि इसके बाद वहां अरविंद केजरीवाल भी पहुंचे और उन्होंने भी परिवार से मुलाकात की, परिवार के सदस्यों से मुलाकात की और अपना जो है वो शोक जताया। वीडियो जर्नलिस्ट संजय शर्मा के साथ विशाल पांडे, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए
न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।